एक बार फिर से पूरे देश की निगाहें बजट सत्र पर है, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 में बजट सत्र को पेश करेंगे संसद के पटल पर। पूरी जनता चाहती है कि उनके लिए थोड़ी राहत हो, लेकिन इस बार का बजट किस ओर आकार लेता हुआ नजर आएगा, तो इन सब के बीच हमारे पास एक्सपर्ट की मौजूदगी है। उनसे जानेंगे कि आखिरकार ये बजट देश हित में कैसे होने वाला है। हमारे साथ दिलीप यशवर्धन जी जुड़ चुके हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी में आपका। क्या कहेंगे इस बजट को लेकर? बजट को लेकर के आरती जी, जो आम धारणा होती है कि लोगों को राहत चाहिए होती, तो राहत में एक ही शब्द आता है कि टैक्स में कमी होनी चाहिए। टैक्स में भी लोग इनकम टैक्स स्लैब को ही ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि इनकम टैक्स में क्या राहत मिली। तो इनकम टैक्स में इस बार कोई विशेष राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से नया एक्ट लागू होने जा रहा है। तो उस एक्ट में जो प्रावधान हो चुके हैं वही लागू होंगे। इस बजट में डायरेक्ट टैक्सेस को, यानी कि इनकम टैक्स को लेकर के कोई विशेष प्रावधान नहीं किया जाएगा। अब आती है बात इनडायरेक्ट टैक्स की। अगर आप आम जनता की बात करती हैं तो आम जनता इनडायरेक्ट टैक्सेस से हिट होती है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स देने वालों का रेशियो कुछ 4 से 5 ही % है हमारे देश में, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स ऑलमोस्ट 100% जनता देती है। क्योंकि एक जो बच्चा पैदा होता है, वो जो दूध पीता है, खिलौने खेलता है, उस पर भी कहीं ना कहीं GST एप्लीकेबल होता है। तो ये कहा जाता है आम जनता की तरफ से कि जो डोमेस्टिक चीज़ें हैं, जो मैंडेटरी चीज़ें हैं, जो रोज़मर्रा के आम जिंदगी को जीने के लिए चीज़ें हैं, वो सस्ती होनी चाहिए। खाने पे GST नहीं लगना चाहिए, दवाइयों पे GST नहीं लगना चाहिए, मेडिकल सर्विसेज को लेकर के जो बहुत सारे इक्विपमेंट्स आते हैं उन पे GST नहीं लगना चाहिए। तो अगर जनता को GST से राहत मिलती है तो वो राहत आम जनता में सबके लिए एक यूनिवर्सली एप्लीकेबिलिटी होगी। बिल्कुल। देश की सबसे बड़ी रीढ़ मानी जाती है एग्रीकल्चर सेक्टर, उसको लेकर क्या फोकस होने वाला है सरकार का? ये कहा हर बार जाता है, और सरकार का जब भी मैनिफेस्टो तैयार होता है तो उसमें किसानों को ही सबसे बड़ी राहत देने की बात करी जाती है, और किसानों का कर्ज माफ़ी किया जाएगा उसकी बात करी जाती है। और किसानों को कितना फ़ायदा होता है ये बातें राजनीतिक पार्टियां खुद बता देती हैं, क्योंकि अगली बार वो कहती हैं कि पिछली बार के बजट से किसानों को फ़ायदा नहीं हो पाया, इस बार हम नई राहत लेकर के आ रहे हैं। तो किसानों के लिए राहत होनी चाहिए। राहत होने का मतलब उनके कर्जा माफ़ी हो, ये एक पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है, बट मेरे हिसाब से अगर आप उनको अच्छी फैसिलिटी दे देते हैं, या जो उनकी इक्विपमेंट्स हैं, जो बीज हैं, जो और सुविधाएं हैं एग्रीकल्चर को लेकर के, अगर उन सुविधाओं को सरकार मुहैया करा दे, फ्री ऑफ कॉस्ट करा दे या बहुत सब्सिडाइज रेट पर करा दे, तो हमारे देश में एग्रीकल्चर को बूस्ट मिलेगा। और हमारे देश की जो एग्रीकल्चर है वो हमारी इकोनॉमी की बहुत बड़ी सपोर्ट है। बिल्कुल। मिडिल क्लास, आयकर में छूट देना वो भी एक राहत है, लेकिन मिडिल क्लास को अक्सर लोग पीछे, चाहे कोई भी सरकार आई हो, मिडिल क्लास पर फोकस नहीं रहता है। क्या चीज अवधारणाएं होनी चाहिए? लेकिन मिडिल क्लास दो ही चीज़ों से हिट होता है। एक तो जो इनकम टैक्स का पार्ट है, डायरेक्ट टैक्स, जिसमें इस बार कोई चेंज नहीं होगा। ऑलरेडी 12 लाख तक का एग्जेम्पशन नहीं, 12 लाख तक की इनकम पर छूट दी जा चुकी है। दूसरा जो हिट होता है उसकी जेब पर, वो होता है महंगाई से। महंगाई क्यों बढ़ती है? महंगाई बढ़ती है टैक्सेस के कारण, क्योंकि जब जब टैक्सेस बढ़ते हैं या पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ती है। प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ती है तो उस पर लगने वाला GST उस कॉस्ट को और बढ़ा देता है, वो महंगाई बढ़ाता है। और महंगाई हमारी, क्योंकि महंगाई जिस रेशियो में बढ़ती है, इन्फ्लेशन जिस रेट में जाता है, उस रेट में एक आम आदमी की, मिडिल क्लास की कमाई नहीं बढ़ती है। तो डेफिनेटली खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, इनकम कम हो रही है, तो उसकी जेब पर एक बड़ा फर्क पड़ता है। तो अगर GST को ही रोक लिया जाए या GST पर ही रिडक्शन कर दिया जाए तो आम जनता को, मिडिल क्लास को, सबको राहत मिलेगी। बिल्कुल। जैसा कि आपने कहा कि दवाइयों पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है शिक्षा। शिक्षा को किस ओर लाना चाहिए, क्योंकि हमारी चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो ये अर्थव्यवस्था आगे ही मजबूत ढाल बनकर रहे, उसके लिए क्या फोकस होना चाहिए? देखिए, शिक्षा टैक्सेस से महंगी नहीं हो रही है। शिक्षा महंगी हो रही है बाजारीकरण से। जिस चीज़ का बाजारीकरण हो जाता है वो चीज़ महंगी हो जाती है, और शिक्षा प्रोवाइड कराना ये सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को पूरा नहीं करती है, इसीलिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस खुलते हैं,
प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अच्छी शिक्षा देने के नाम पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं और फिर वो महंगी महंगी फीस लेते हैं। तो शिक्षा इसलिए महंगी हो रही है क्योंकि शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है, और इस बाजारीकरण को अगर बजट से रोकने की बात करी जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि बजट में ऐसा कोई प्रावधान हो सकता है जिससे ये बाजारीकरण रुके। ये तो सरकार को एक बड़ा स्टेप लेना होगा कि वो अपनी जो सरकारी शिक्षा है उसकी प्रणाली को सुदृढ़ करे, अच्छी शिक्षा दे, अच्छे इंस्टीट्यूशंस खड़े करे, तब जाकर के शिक्षा की कॉस्ट कम होगी और लोगों को अच्छी शिक्षा मिल पाएगी। बिल्कुल, हमने देखा था लखपति दीदी बहुत ज्यादा चर्चाओं में रही थी कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ये जो स्कीम लाई गई सरकार की ओर से, इसमें खासा फोकस देखने को मिल रहा है मोदी सरकार का। देखिए, सरकार की स्कीमें हमेशा अच्छी होती हैं, वो मोदी सरकार रही हो या कांग्रेस की सरकार रही हो, किसी की भी सरकार रही हो। सवाल ये नहीं होता है कि स्कीम अच्छी है या नहीं, सवाल ये होता है कि उस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन एज पर प्लानिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। वो बजट जो उस स्कीम के लिए अलॉट किया गया है, उस बजट का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसमें कहीं कोई लीकेज तो नहीं है। जिस सरकार ने स्कीम में लीकेज रोक ली और प्लानिंग के अनुरूप उस स्कीम को लागू करा दिया, वो स्कीम सक्सेसफुल हो जाती है। बिल्कुल, मनरेगा को जी राम जी कर दिया गया था, उस पर हो हल्ला खूब हुआ था, और इस बार के जो बजट पे उस पर भी खास फोकस हो सकता है। देखिए, जी राम जी कर दिया गया, ये नाम में चेंज हो गया, इस नाम ने एक धर्म से इस स्कीम को जोड़ दिया, वो धर्म लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है और लोगों को अच्छा लगता है। तो लोगों को नाम अच्छा लगना और स्कीम से अच्छा फायदा होना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। मेरी शुभकामना है कि जी राम जी के नाम से ही जो नया बिल आ रहा है वो लोगों तक रोजगार मुहैया कराए, उनकी जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं वो पूरी हों, और जो पैसा, अगेन मैं कह रहा हूँ कि जो पैसा इस स्कीम के नाम पर अलॉट हो रहा है वो पैसा उन्हीं लोगों तक सही तरीके से पहुँचे। बिल्कुल, व्यापारियों को कैसे फायदा हो सकता है इस पूरे बजट में? व्यापारियों को फायदा टैक्सेस से नहीं होता है। जो आम जनधारणा है कि टैक्स बढ़ गया तो व्यापारी को कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स की अगर बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स के केस में व्यापारी सिर्फ एक कलेक्टर का काम करता है। टैक्स देता है कंज्यूमर जो एंड यूजर होता है, और सरकार लेने वाली होती है। व्यापारी का काम कस्टमर से रियलाइज करना होता है और सरकार तक पहुंचाना होता है। तो जहां तक फाइनेंशियल बर्डन की बात आती है वो व्यापारी पर कुछ भी नहीं पड़ता है, चाहे 100% ही टैक्स क्यों ना बढ़ा दिया जाए। व्यापारी को अगर राहत देनी है तो जो लीगल कंप्लायंसेस होती हैं, जो पेनाल्टीज लगती हैं नॉन कंप्लायंस होने पर, जो डिले होने पर इंटरेस्ट लगता है, या जो उनके ऊपर स्कूटनीज होती हैं, उनमें अगर कंप्लायंस में राहत दी जाए तो व्यापारियों को राहत मिलेगी। टैक्सेस के बढ़ने और घटने से व्यापारी की जेब पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कुल मिलाकर इस बार का बजट कैसा होने वाला है? क्या चौथी अर्थव्यवस्था वाला ये बजट होगा या थोड़ी निराशा देखने को मिलेगी, जैसे पिछली बार आयकर का जो तोहफा दे दिया था? आरती जी, दो अलग अलग बातें हैं। अगर आप चाहती हैं कि आपके देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो तो टैक्सेस का हायर होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सचेकर में जो पैसा जाता है वो सिर्फ और सिर्फ टैक्सेस के माध्यम से ही जाता है। वो टैक्स का नाम इनकम टैक्स हो सकता है, जीएसटी हो सकता है, या कोई और नॉमिनिक्लेचर ले लीजिए, बट गवर्नमेंट एक्सचेकर को भरने का, अगर सरकारी खजाने को भरने का एक ही माध्यम है और वो है टैक्स। तो अगर आप ये चाहती हैं कि आपके देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो तो टैक्सेस कम नहीं हो सकते हैं। टैक्सेस कम होंगे तो अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत नहीं होगी। दोनों के बीच का पुल हो सकता है अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दें, अगर आप लोगों को ज़्यादा टैक्स देने के लिए अट्रैक्ट करें। मतलब अगर आप टैक्स स्लैब बढ़ा देते हैं, देखिए जब 7 लाख रुपए तक टैक्स में रिबेट दी गई तो बहुत सारे टैक्स फाइलर्स बढ़े। 12 लाख कर दी गई है तो टैक्स फाइलर्स और बढ़ेंगे। ये ठीक है कि पहले दूसरे तीसरे साल में टैक्स फाइलर्स बढ़ते हैं, टैक्स नहीं बढ़ता है, बट एक समय आता है जब टैक्स फाइलर टैक्स देना भी शुरू कर देता है। तो अगर आप स्लैब कम कर देंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दे देंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर देंगे, तो ये आपके यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन को, बिजनेस को बूस्ट देगा और उससे आपका कलेक्शन अच्छा होगा, जनता को राहत मिलेगी और सरकारी खजाने में पूरा पैसा जाएगा। रेल यात्रा और परिवहन के इस पे क्या कहेंगे आप? महंगी हो रही हैं, नहीं होनी चाहिए, और महंगी होने के साथ साथ जिस तरीके से सुविधा मिलनी चाहिए, चाहे वो वंदे भारत को लेकर के हो, चाहे जितनी भी प्राइवेट ट्रेन हों। और दूसरा क्या है कि आप देखिए एक नई चीज़ शुरू हो गई जो पहले एयर इंडस्ट्री में हुआ करती थी, कि जैसे जैसे टाइम घटता जाता है वैसे वैसे रेट फ्लेक्सिबल होते चले जाते हैं। तो सरकार भी प्राइवेट इंडस्ट्री के तौर पर ही काम करना शुरू कर रही है, रेलवे में भी ये स्कीम लागू हो गई है। तो ये नहीं होना चाहिए। मेरी ज़रूरत है, मैं तभी तो यात्रा करूँगा ना। मैं ज़रूरत है तभी मैं यात्रा करने जा रहा हूँ। अब आप मेरी ज़रूरत के हिसाब से, अगर मेरे घर में मान लीजिए किसी की मृत्यु हो गई है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई कैजुअलिटी हो गई, मुझे अचानक से जाना पड़ रहा है, तो एक तो मैं दुखी हूँ,
ऊपर से आप उस पे एंड टाइम पे ज्यादा किराया ले रहे हैं, तो आप मेरे दुख को बढ़ा रहे हैं ना। तो इमरजेंसी में अगर कोई भी व्यक्ति जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि कुछ अर्जेंसी है तभी जा रहा है, चाहे उसका बिजनेस का काम हो सकता है, चाहे उसके घर में कोई और चीज हो सकती है। शौकिया आदमी इमरजेंसी में नहीं जाता है, तो आप इमरजेंसी में किराया क्यों बढ़ा रहे हैं? नॉर्मली जो रिजर्वेशन करा रहा है उससे पैसा लीजिए, इमरजेंसी में तो आपको सस्ता करना चाहिए कि भाई हो सकता है कोई इसके घर में ऐसी बात हो गई हो। तो ये बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी बात सामने आती है, और 2047 विकसित भारत का जो संकल्प लेकर मोदी सरकार बढ़ रही है, तो बजट तो बढ़िया होना ही चाहिए। देखिए, डेवलप्ड इकोनॉमी का सबसे पहला बेस है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत है। इंफ्रास्ट्रक्चर जितना ज़्यादा अच्छा होगा, आपकी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो बिजनेस है, वो उतना ही बूम करेगा। जितना बिजनेस बूम करेगा उतना आपके गवर्नमेंट के खजाने में टैक्स आएगा। तो ये सारी साइकिल है और इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बेस है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो सरकार को मजबूत करना ही करना चाहिए, और टाइम टू टाइम होता भी रहा है। जितने भी हाईवे अच्छे बनते जा रहे हैं, रोड की कनेक्टिविटी अच्छी बनती जा रही है, उससे क्या है कि देखिए माल का आवागमन सस्ता हो जाता है। अगर कोई माल 15 दिन में पहुंचेगा तो उसका किराया ज़्यादा लगेगा। रोड अच्छी हो गई, वही माल अगर 10 दिन में पहुंच जाएगा तो किराया सस्ता हो जाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाने से मल्टीफोल्ड बेनिफिट है, सरकार को भी बेनिफिट है, कंज्यूमर को भी बेनिफिट है। तो धुरंधर बजट कैसा होगा, लास्ट मेरा यही कमेंट आपसे होगा। नहीं, बजट कैसा होगा ये मैं कैसे कह सकता हूँ, ये तो सरकार बताएंगी, उम्मीदें जी बताएंगी। उम्मीदें तो हम अच्छी ही करते हैं कि अच्छा होना चाहिए, पब्लिक के हित में होना चाहिए, लेकिन सरकार के साथ एक मजबूरी भी, और ये सही भी है कि सरकार को दोनों चीजें देखनी होती हैं। अगर सिर्फ जनता का फायदा देख लेगी तो देश कैसे चलेगा, खजाना कैसे भरेगा? जो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी पे खर्चा हो रहा है, जो देश की सिक्योरिटी पे खर्चा हो रहा है, एक तो आप चाहते हैं कि आपके देश पे कोई दुश्मन हमला भी ना करे, तो वो हमला रोकने के लिए आपको जो पैसा चाहिए, जो मिसाइलें चाहिए, जो हथियार चाहिए, वो कहाँ से आएंगे? बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल आपने ये किया है कि सबसे बड़ी जो रक्षा क्षेत्र है, हम देखते हैं अमेरिका सबसे ज्यादा ध्यान जो देता है, वो सबसे ज्यादा आधुनिकीकरण वहां के हथियार होते हैं, इसीलिए अमेरिका को उदाहरण दिया जाता है। उसको लेकर भी क्या इस बार का बजट बढ़ सकता है क्या? बढ़ना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से आपकी जो पड़ोसी मुल्क हैं, जो आए दिन कुछ ना कुछ पटाखे फोड़ा करते हैं, तो उस पटाखे का जवाब देने के लिए आपका रक्षा बजट तो बढ़ाना पड़ेगा ना, और तभी वो देश लड़ेगा भी। क्योंकि वो देश ऐसा नहीं है जो बातों से समझ जाए, वो लातों से ही समझने वाला देश है। और लातों से समझाने का मतलब आप फिजिकल लात नहीं मारते हैं, अब आप साइंटिफिक लात मारते हैं कि हमारे यहाँ इतनी एडवांस गनें आ गई हैं, तोपें आ गई हैं, मिसाइल्स आ गई हैं, और उनके लिए सरकार को पैसा चाहिए। और वो सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा? वो हम ही कंट्रीब्यूट करेंगे, टैक्सेस के रूप में करेंगे। तो सरकार को बहुत बैलेंस होकर चलना पड़ता है। आम जनता इन बातों को समझ नहीं पाती है, सिर्फ इल्ज़ाम लगाती थी सरकार पे कि महंगाई बढ़ा दी, टैक्सेस बढ़ा दिए, बट आप उसके कॉन्ट्रेरी खर्चा भी तो देखो ना, कि सरकार वो खर्चे कहाँ से मीट आउट करेगी? प्रधानमंत्री जी अपनी तनख्वाह से अपने घर से ला के थोड़ी चीज़ें देंगे, तो वो आप ही से लेंगे और आप ही को जो सुरक्षा है वो मुहैया कराएंगे। और ये सिस्टम आज का नहीं है, जब से दुनिया बनी है तब से ऐसे ही चल रहा है। तो बिना लाख लपेट के आपको समझाने की कोशिश की गई है कि इस बार का बजट विकसित भारत का विजन पेश करता हुआ नजर आएगा क्या? तमाम तरह के सवाल है। फिलहाल कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ मैं आरती तिवारी, प्राइम टीवी, लखनऊ।